हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो देखो, मैं आज तुम्हें ये 10th का पेपर तुम्हें सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। कि मेरे पास पेपर है, कोड है ये 2019 का, इसका कोड है 224 824 BL। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कराने वाला हूँ। ये ऐसे पेपर किसी और का है, जतिन का है कोई का, लेकिन मैं इसे सॉल्व कराने वाला हूँ, तुम्हें दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कल तुम्हारा साइंस का पेपर भी है, तो तुम आराम से कुछ हेल्प मिलेगी, देख लें, और सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लें। तो कल के पेपर में काफ़ी इससे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पेपर मैं अभी पूरा तुम्हारे साथ में सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पेपर उससे काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो, क्योंकि पेपर बड़ा होता ही है और वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने ये कुछ पहले से सॉल्व कर रखा है। बाकी का थोड़ा सा जो है वो मैं तुम्हें सॉल्व करके ये दिखा दूँगा। ठीक है, तो थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि पेपर सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो आज मैं इसका शुरू करता हूँ। तो पहली बात तो ये पेपर करने का तरीका क्या होता है। तो पेपर करने का तरीका है, देखो इसमें नोट दे रहा है पहले से। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षाओं को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो मतलब 15 मिनट तो एक्स्ट्रा दी जाती है पेपर पढ़ने के लिए। ये जो प्रश्न पत्र है वो 3 खंडों में विभाजित होता है। क ख ग में 3 खंड में विभाजित होता है ये। ठीक है, ये विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी होता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका जो पहला क्वेश्चन होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है। उसके 4 वाले जो हैं वो, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही चुनना होता है। मतलब उसमें से तुम लोग जानते हो अच्छे से। चलो मैं इसकी तैयारी कराता हूँ, इसे स्टार्ट कराता हूँ। ये तुम पेपर पढ़ के तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ना। और बाकी तुम्हारे वो जो एग्जामर होगा ना, जो तुम्हारा पेपर लेगा वहाँ पे एग्जामिनर, तो वो तुम्हें बता देगा और कैसे करना होता है। ये पढ़ना वढ़ना तो वो तुम लोग कर ही लोगे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें स्टार्ट कराने वाले हैं यहाँ से तुम्हारे शुरुआत से। ठीक है, तो देखो पहला इसका क्वेश्चन जो तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसमें बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता प्लस 1D है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी देखो मैंने यहाँ मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये है, इसमें जो तुम्हें दे रहा है, देखो जो D दे रहा है ना, ये इसका P होता है। P फॉर पावर, जो लेंस है ना उसकी जो पावर है। तो क्या करना है, इसमें जो पावर इसमें दी हुई है इसमें तुम्हें फोकस निकालना है। तो ये तुम्हें फॉर्मूला मैंने बना दिया। देखो P बराबर तुम्हें 1D दे रही है, P बराबर 1D तुम्हें दे रहा है। ठीक है, जो प्लस 1D, तो ये तुम्हें दे रहा है। तो यहाँ तुम्हें फोकस दूरी निकालनी है। तो फॉर्मूला इसका क्या है, F बराबर 100/P, इसका फॉर्मूला बन गया। इसमें तुम्हें F निकालना है, तो F मैंने इधर पहुँचा दी, P तुम्हारी इधर आ जाएगी। देखो तो ये P तुम्हारी ये आ गई, तो P तुम्हारा कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। 1D दे रहा है ना, प्लस 1D, तो 1D तुम्हारी ये आ जाएगी। और यहाँ से तुम्हारा आंसर हो जाए इसका तुम डिवाइड करोगे तो आंसर जो 100 आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करने के बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। आगे मैं इसमें ये दे दी तुम्हें खा में, इसकी 25 सेंटीमीटर दूरी होती है निकटतम वाली। और यदि वो दूरतम वाली पूछता है तो उसे होती है अनंत, तो अनंत में जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये तुम्हारी न्यूनतम वाली की बात कर रहा है, तो ये होगी तुम्हारी अनंत वाली। ठीक है, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम होती है इसकी अनंत। उसके बाद है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बढ़ क्यों जाता है तो वो भी देख लो, तो मैं दिखा देता हूँ अभी। जस्ट इमेजिन की एक परपथ है, ये मैंने कोई परपथ बना दिया है ऐसे करके। ठीक है, इसमें मैंने प्रतिरोध जोड़ दिया और यहाँ पे जस्ट इमेजिन की तुम्हारा कोई बल्ब जुड़ा हुआ है। तो बल्ब में भी प्रतिरोध होता है, वैसे तो प्रत्येक चीज़ का प्रतिरोध होता है। तो ये इसका कनेक्शन मैंने इससे कर दिया, और ये तुम्हारी एक बैटरी है, इसका कनेक्शन बैटरी से कर दिया गया। अब लघुपतन का मतलब क्या होता है, लघु मतलब छोटा, पतन मतलब जो विद्युत परिपतन है उसको शॉर्ट सर्किट करना, मतलब उसमें से कुछ और निकाल लेना। तो यहाँ करना क्या है कि देखो इसमें से एक तार लेंगे और एक तार ये तुमने ऐसे करके जोड़ दिया। इसमें क्या होगा कि सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होगा कि जो धारा है ना वो ऊपर जाने की बजाय वो यहीं से निकल जाएगी सारी की सारी धारा। तो इसमें क्या होता है, ये धारा एक साथ बहुत बढ़ जाती है। बाकी अगर ये नहीं होता तो कुछ धारा इसमें बढ़ती है, कुछ धारा ऊपर बल्ब में जाके बढ़ती, लेकिन ये तुमने जोड़ दिया, शॉर्ट सर्किट कर दी। जिसमें होगा क्या कि धारा जो है बहुत बढ़ जाएगी। और कभी कभी इसकी वजह से ये जो तार है ये फ्यूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ बनाना है। तो ओम का नियम तुम लोगों को अच्छे से पता है, वैसे तुमने हाई स्कूल में पढ़ाई होगा और तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया भी होगा कि जो कोई भी तार है, ये कोई तार है, इसमें जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो वी प्रोपोर्शनल होता है आई, और डी प्रोपोर्शनल जहाँ से हटता है तो एक कॉन्स्टेंट आता है, उसे होता है आर। फॉर्मूला बनता है वी बराबर आई आर। तो ये इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब अगर वोल्टेज बढ़ते हैं, धारा बढ़ती है, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज ही बढ़ेंगे। अगर धारा घट जाएगी तो वोल्टेज घट जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं।
तो समांतर में क्या होता है, जो ग्राफ होता है वो रेखीय होता है। देखो ये मैंने बना दिया है, जो वोल्टेज और यहाँ पे धारा है, तो जो है ना एक साथ ऐसे जाएगी। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर वोल्टेज बदलेंगे तो धारा बदलेगी ना, मतलब यही तो इसमें, जैसे अगर तुमने आई तुम चेंज करते हो तो उसमें वी भी चेंज होगी, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, ये बदलेगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर धारा ना बदलें और वोल्टेज बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर धारा नहीं बदलेंगे तो वोल्टेज भी नहीं बदलेंगे, और वोल्टेज बदलेंगे तो धारा बदलेगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसलिए इसका जो ग्राफ आता है वो सीधा आता है, रेखीय आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। तो यानी प्रकाश कहाँ से जा रहा है, वो जा रहा है वायु से। कितना जा रहा है, वायु से। कहाँ जा रहा है, जा रहा है वो कांच की प्लेट में, जिसका अपवर्तनांक तुम लोगों को दे रहा है, इतना होता है। तो कांच में प्रकाश की चाल वो ज्ञात करनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल तुम लोगों को ऑलरेडी पहले से दे रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखो सॉल्विंग करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जो एयर के सापेक्ष गिलास का जो अपवर्तनांक है वो 1.50 है, मतलब 1.5 है, 1.5 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू की कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है वी जी बोले तो वेलोसिटी, और काय में, गिलास में, मतलब प्रकाश में, कांच में प्रकाश की चाल तुम लोग यहाँ से ये निकाल लेनी है। तो इसमें मैं लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। वी ए मतलब वेलोसिटी तुम्हें दे रहा है, काय में दे रहा है, वो दे रहा है एयर में। वो कितनी दे रहा है, 3×10⁸। तो फॉर्मूला ANG बराबर VA/VG। VA और VG, तो VA क्या चीज़ है, वो तुम लोग यहाँ दे रहे हैं। तो तुम्हें यहाँ निकाल लेनी है VG, तुम्हें भी चाहिए, और ये पहुँचेगी तुम्हारी यहाँ पे बट्टी में, क्योंकि डिवाइड में बन जाएगी, तुम लोग गुणा कर लेंगे जैसे जानते हो अच्छे से। तो ये पहुँचने के बाद क्या होगा, इसका ANG जो नीचे आ जाएगा, और जो इसका VA है ना, तो VA की वैल्यू तुम लोगों को दे रहा है, वो ये दे रहा है, और VG की वैल्यू, VA जो अपवर्तनांक है ना ये वाली, ये पहुँच जाएगी बट्टी में। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो 0 बढ़ने से 15 दूनी 30, 2 बार कट जाएगी, तो ये आ जाएगी 2×10⁸ मीटर/सेकंड। तो यहाँ से इसका आंसर ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे आपके, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखो, किसी नेत्र की समंजन क्षमता से कभी क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, जैसे अपना जो मानव नेत्र होता है, तो मानव नेत्र के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को ना सुकोड़ता है, और सुकोड़ के ही वो रेटिना पे उसके प्रतिबिंब बनाता है। तो जब ये बिगड़ जाते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। मतलब जब ये, मतलब जो लेंस है प्रकाश किरणों को सुकोड़ कर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनाता है, उसी का मतलब होता है समंजन क्षमता। तो क्षमता मतलब उसकी टेंडेंसी, समंजन मतलब समंजित करना, प्रकाश किरणों को सुकोड़ करके और रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना देना। तो रेटिना पे जो बनता है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को नियंत्रित करने की क्षमता समंजन क्षमता कहलाती है। इसके बिगड़ जाने पर नेत्र यानी कि दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो मैंने तुम लोगों को बताया अभी, जब भाई जाहिर सी बात है कि अगर जो लेंस है, जो लेंस है उत्तल वाला अपनी आँख के अंदर होता है, तो अगर ये प्रकाश किरणों को नहीं सिकोड़ पाएगा तो जाहिर सी बात है कि रोग तो उत्पन्न होने वाले ही हैं। अब ये प्रकाश किरणें अगर पहले मिल जाएंगी तब भी रोग उत्पन्न हो जाएगा, और रेटिना के बाद मिलेंगी तब भी उत्पन्न हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि मतलब इसका ये है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर ही मिलनी चाहिए। अगर रेटिना पर ही मिलेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेटिना के पहले मिलती हैं, बाद में मिलती है, तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन फिलहाल इसमें इतना ही पूछा है तुमने, इतना बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परपथ में विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो विद्युत आवेश की तो मैं निकाल लेना, तो यहाँ पे मैंने ग करके तुम्हें दे दिया है। देखो ये दूसरे का ग है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें जो 0.5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित में लिख दिया, I बराबर 0.5, और टी दे रहा है 10 मिनट, जो मैंने सेकंड में चेंज करेंगे तो 6 सेकंड हो जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो जब तुम लोग 10 × 60 करोगे तो 600 निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। क्यू निकाल लेना है, इसका सॉल्व जो करेंगे तो क्यू बराबर फॉर्मूला होता है IT, क्यू बराबर IT। तो क्यू तुम्हें निकाल लेना, आई तुम्हारा ये दे रहा है और टी तुम्हारा ये रहा है। तो पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगी इधर, और इसका जब इसमें इंटू कर दोगे तो ये 300 आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, इस किरण आरेख से समझाएं। तो इसका मतलब किरण आरेख ही बनाना है, तो मैं इसे तुम्हें दिखा देता हूँ। किरण आरेख मैं तुम्हारे सामने बना दूँगा, इससे तुम्हें दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। तो तुम लोग देख लो अभी फ़िलहाल इसका क्या करना है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन ये रह गया, ये वाला रह गया पहले, है ना। तो पहले इसे देख लेते हैं, चलो ये वाला भी रह गया, तो इसे देख लेते हैं। कह रहा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस है, देखो अवतल लेंस
ये बीच में से पतला होता है और बगल से मोटा होता है। तो ये प्रकाश मतलब ये लेंस है। और इसमें होता क्या है, एक बार ध्यान रखना कि ये प्रकाश जो वस्तुओं के प्रतिबिंब जो बनाता है, इसमें आभासी बनते हैं। क्या जो बनते हैं, इसमें बनते हैं आभासी, और आभासी बनती है इसमें इस साइड में। तो जो इस साइड में जो वैल्यूज आती हैं वो सब नेगेटिव में जाती हैं। तो यहाँ पे जो इसका फोकस बिंदु है तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब माइनस में जाएगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एफ बराबर इसका माइनस में, और प्रतिबिंब बनना है इसका 10 सेंटीमीटर पे, वो है देखो ये जरा 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बन जाएगा, ठीक है। और पूछ रहा वस्तु को हम कहाँ पे रखें, तो वस्तु मतलब यू निकाल लेनी है, वस्तु तक की दूरी। इसका लेंस का फॉर्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जब u तुम इधर लेके जाओगे और f जब इधर आएगा तो ये u जो तुम्हारा प्लस का हो जाएगा और f तुम्हारा माइनस का हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/u बराबर 1/v माइनस 1/f। तो 1/v की वैल्यू तुम्हें दे रहा है -10, और माइनस पहले से फॉर्मूले में है, और ये तुम्हारा 15 जो दे रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगी। इसका एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। मैं डिवाइड करोगे तो 3 बार जाएगा और ये माइनस इधर आ जाएगी, तो -3। और ये 15 से डिवाइड करोगे इसमें तो 2 बार, और 2 से मैं 1 में 2 कर दोगे 2 आ जाएगी तुम्हारी। इसमें तुम घटाओगे -3 में से -3 में से 2 जाएंगी तो -1 बचेगी अपॉन 30। तो इसे तुम उल्टा करोगे, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/u की निकल के आएगी, और तुम्हें निकालना है u। तो u मतलब से तुम्हें पलटना पड़ेगा, तो पलटोगे तो इसका आंसर p हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो उसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर v/u, लेकिन ये माइनस में होता है तो ये माइनस लगा लेना एक बार, ठीक है। तो ये तुम्हारा जब डिवाइड करोगे इसका ये माइनस से माइनस कट जाएगी। यहाँ से कर लो, जो वैल्यू तुम्हारी माइनस में है माइनस गुणा करो तो प्लस हो जाएगी वैसे भी, और ये तुम्हारी माइनस में ऑलरेडी पहले से है। तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस की 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करोगे तो -0.33 इसका आंसर। तो देखिए फिर अब आगे चलते हैं अभी वाले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा निकट दसी दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी तुमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया था। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि इस प्रकार के दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष को ठीक करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तथा इस प्रकार के दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। तो इसमें तुम्हें पहले चित्र तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ यहाँ पे। तो जो अवतल लेंस है, तो जब से जो अपनी आँख होती है इसमें क्या होता है, जैसे अपनी आँख है इसके आगे कुछ इसमें लेंस होता है, और ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे रेटिना पर्दा मान लेते हैं। तो ये प्रकाश किरणें जो ऐसी जाती हैं तो ये सिकुड़ेगी, तो सिकुड़ने से क्या होता है कि जो समझ अंतर बिगड़ जाती है ना, तो ये यहाँ पे मतलब पहले ही मिल जाता है। इस वजह से वो जबकि प्रतिबिंब बनना चाहिए तो रेटिना पे, लेकिन रेटिना पे ना बन करके ये पहले ही बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर लेंस में हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो देखो जो मैं यहाँ से ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रकाश किरण जब ऐसे आई तो आएंगी, क्या करेगा, ये प्रकाश किरणों को फैला देगा। ये ऐसे करके ये प्रकाश किरण यहाँ पे फैल जाएंगी। फैलने से तो ये उत्तल लेंस अपनी आँख के अंदर है, ये इनको सिकोड़ेगा, सिकोड़ने के बाद ये इनको रेटिना पर जाकर के सीधा मिला देगा। तो जब रेटिना पर मिल जाएंगी तो होगा क्या कि इसी प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा इसका, ठीक है। रेटिना प्रतिबिंब बनने से वस्तु में एकदम साफ इस पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। जो सवाल है अपना, किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब पदार्थ वही है, तार का जो पदार्थ है ना वही है, इसलिए उसका जो रो इसका विशेष प्रतिरोध वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। बस इसने क्या बदला है कि पहले इसकी लंबाई एल थी और इस बार इसकी लंबाई उसने आधी कर दी, मतलब L/2 कर दी है। पहले इसका जो क्षेत्रफल था वो ए था, इस पर उसने कर दिया 2a, मतलब इसकी मोटाई बढ़ गई और लंबाई इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी जो मोटाई है वो इसमें बढ़ गई और लंबाई इसकी वो घट जाएगी, क्योंकि ये आधा कर दिया उसने लंबाई, ठीक है। और इसलिए इसका पहला प्रतिरोध जो था वो 4 था। इस बार उसने नया प्रतिरोध पूछा, वो क्या होगा। तो देखो मैं तुम्हें यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसे। इसकी जो L1 है वो L है, और इसकी L1 A1 इसका A है, R1 इसका 4 है, R2 इसका पूछा है, L2 इसका L/2 है, और A2 इसका कितना है 2a। तो फॉर्मूला इसका R1 बराबर रो L/A, ये इसका फॉर्मूला बना दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही जब दूसरे वाले का हम निकालेंगे तो उसका भी क्या बन जाएगा, रो L2/A2। अब यहाँ पे जो रो है, रो मैंने 1 और 2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये एक ही तार का है ना, इस वजह से। तो अगर तार अलग अलग होते तो फिर इनका प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध इसका जो रो है वो चेंज हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। तो यहाँ देखो मैं इसका क्या करता हूँ, R1/R2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नया प्रतिरोध निकालना है ना, इस वजह से।
तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू कितनी है, रो L1/A1, और ये R2 की वैल्यू जो है इसमें यहाँ लिखेंगे तो इसे उल्टा करके लिख देते हैं। तो होगा क्या कि इसका A2 ऊपर पहुँच जाएगा और नीचे रो और ये L2। तो इसमें रो से ये रो कट जाएगी और बचेगी क्या इसमें, देखो R1/R2 बराबर L1 कितनी है, देखो L1 तुम्हारी L है और A1 कितनी है इसकी A, इंटू A2 कितनी है, A2 ये रही हमारी 2A, और L2 इसकी देखो ये रही L2 इसकी L/2 है, ये 2 चली जाएगी इसमें ऊपर। तो होगा क्या कि इससे ये कट और L से L कट, तो बचेगी क्या R1/R2 बराबर, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगी ये वाली और 2 उसमें पहले से है, तो ये 2 तुम्हारी होगी। तो इसका क्या हो गया, तो R1/R2 बराबर इसका 4, इसका गुणा कर लेंगे कैंची से, तो कैंची से गुणा करने के बाद इसका बन जाएगा, देखो तो R1 बराबर 4 इसका R2, लेकिन हमें निकालना है इसका R2, तो ये बन जाएगा R1/4। ठीक है, तो इसका R2 और R1 इसका पहले से 4 था, डिवाइड 4 कर देंगे तो इसका ये 1 आ जाएगा। तो R2 बराबर इसका हो जाएगा ये 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारा, हम की ओर बढ़ते। तो ये तुम्हारा जो अथवा में जो दे रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध के, ये तो तुम्हारा भी हो गया था, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल उसमें उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जाता धारा ज्ञात करनी है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इंटरवन, तो ये कैसे करना है इसे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये तुम्हारा जो R इसमें दे रहा है 4 ओम की, और इसमें जो टाइम तुम्हें दे रहा है वो दे रहा है 1 सेकंड। ठीक है, और इसमें जो ऊष्मा दे रहा है तुम्हें H बराबर वो दे रहा है तुम्हें 400 जूल। ठीक है, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बोले तो V तुम्हें निकालना है, धारा तुम्हें I निकालनी है। ठीक है, फॉर्मूला होता है H बराबर VIT। तो तुम्हें पहले वोल्टेज निकालने यहाँ से, तो V बराबर हो जाएगा तुम्हारा H/I और T। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत इसमें यह है कि तुम्हें I नहीं दे रहा है ना, तो फिर फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V तुम्हें दे रहा है, तो लेकिन इसमें तुम्हें V भी नहीं दे रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं दे रहा है। तो फिर क्या करना है, देखो तो करना फिर इसमें ये V बराबर IR होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जगह पे से रख दो पहले, तो ये H बराबर V तो पहले से ही है, और I बराबर क्या रखना है तुम्हें, I बराबर जी तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा V/R, I बराबर V/R हो जाएगा। ठीक है, तो I बराबर तुम्हें रख देना है V/R और इंटू T। तो H बराबर जो V और V स्क्वायर हो जाएगा, और जो हो जाएगा तुम्हारा T/R। तो V, तो यहाँ से एक मिनट तुम्हें देखो, तो ये तुम्हें यहाँ पे ये 2 चीज़ दे रहा है। चलो मैं तुम्हें और इसे सॉल्व कर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो तुम्हें यहाँ से तुम्हें V निकाल लेनी है। ठीक, तो गुणा करेंगे कैंची से, तो इसका हो जाएगा V² T बराबर H और R। तो V बराबर हो जाएगा तुम्हारा HR/T, और इसका जो हो जाएगा रूट, तो ये पावर इधर आ जाएगी, स्क्वायर जब इधर आएगी तो ये हो जाती है अंडर रूट में। ठीक है, तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसका ये देखो तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट, और H तुम्हें दे रहा है 400 और R तुम्हें दे रहा है 4, और टाइम तुम्हें दे रहा है 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये देखो 400 इंटू 4। ठीक है, इसका जब तुम निकालोगे बाहर, तो देखो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 16 और इंटू 100 बोले तो 1600 हो जाएगी। तो देखो 400 गुणा 4, तो 4 चौक 1600 ही हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं यहाँ पे, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 16 रूट होता है 4 का और 100 रूट होता है 10 का, तो ये बाहर निकल आएगी, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 40। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें यहाँ से निकाल लेनी है I। तो I बराबर हो जाए, I बराबर होगा तुम्हारा V/R। तो V तुम्हारा हो गया 400 और R तुम्हें दे रहा है वो 4, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 100। तो I बराबर हो जाएगी तुम्हारी 100 एम्पियर, 100 एम्पियर की धारा तुम्हारी ये निकल आई। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे नामांकित
नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत डायनामो का सिद्धांत कार्य स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रश का कार्य बताना है। तो डायनामो मतलब जनरेटर, तो उसका तुम्हें पूरा ये डिटेल यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें ऐसे कर लेना यहाँ पे। ठीक, तो देखो, तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को ये हेडिंग करा के दिखा दी है, पूरा लिख दिया बकायदा, तो तुम सारा में समझ सकते हो। इसे तुम्हें सामने लिखता तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाती है। तो देखो ये हेडिंग पहले, विद्युत जनित्र क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत धारा में बदल देता है। ठीक है, तो ये जनरेटर की परिभाषा होगी। जो विद्युत जनरेटर की जब परिभाषा अगर आती भी है तो उसे तुम ऐसे ही कर दोगे। ठीक है, तो ये उसकी यहाँ पे परिभाषा होगी। उसके बाद यहाँ देखो इसका सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है इसका? प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र, प्रत्यावर्ती बोले तो एसी, कौन सा वाला? एसी वाला। जो जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एक एसी वाला और एक डीसी वाला। यहाँ पे एसी वाले की बात चल रही है। ठीक है, तो देखो प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली समानता चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित करती है, घूर्णित मतलब घूमती है, घूर्णित करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरती हैं और विद्युत प्रेरित करती हैं और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब कुंडली है जो उसमें घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। इस सिद्धांत पर ही काम करती है। इसकी देखो रचना कैसी होती है? हाँ, इनके निम्न भाग होते हैं, 3-4 भाग होते हैं। तो यहाँ मैंने तुम्हें निम्न भाग करके तुम्हें दिखा दिए। ठीक है, तो देखो पहले इसका क्या है? चुंबक। तो एक शक्तिशाली अवतल इसलिए बोला गया क्योंकि ये इस प्रकार की होती है, कुछ ऐसे। तो ये रॉड पे भी ये चिपकी होती है, जो मशीन होती है जनरेटर की, जो हत्ता जो घुमाते हैं ना हम लोग, जो पहिया उसमें होता है। तो पहिया मतलब जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे देखना नीचे की ओर एक बड़ा सा बॉक्स होता है, इसमें भी रॉड लगी होती है जहाँ हत्ता लगा हम घुमाते हैं। तो उसी के साइड पे चिपकी होती है चुंबक, इसलिए से अवतल प्रकार की होती है। तो इसमें एक शक्तिशाली अवतल बेलनाकार चुंबक जैसी नाल चुंबक कार्य करती है। इसमें नाल चुंबक होती है, घोड़े की नाल होती है ना, वैसी समान की होती है। तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। वो क्या करती है? वो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी शक्तिशाली, का भी हैवी, उसके अंदर चुंबक होती है। तो देखो कुंडली, मतलब ये कुंडली एक आयताकार लोहे के टुकड़े पर या लोहे की रॉड पर तांबे की तार से लपेटकर उस कुंडली का रूप दे दिया था। उसे मतलब कुंडली के रूप में लपेट देते हैं उसके ऊपर, जिसे आर्मेचर कहते हैं। उसका नाम ही आर्मेचर होता है। कई बार पूछ लेता है आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर यही बताना होता है तुम लोगों को कि नरम लोहे की या लोहे की छड़ पर कॉपर की वायरिंग की जाती है, उसमें जो लपेटी जाती है उसे आयताकार रूप दे दिया, तो उसे आर्मेचर कहते हैं। तो ये आर्मेचर ही है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तो पहले उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जिसमें इस पर बल लगता है और ये अपने अक्ष पर घूमता है। जो मतलब कुंडली है ना, जो आर्मेचर है, वो अपनी अक्ष के चारों ओर घूमता है। अभी चित्र है इसमें, तुम देख लो, दिखा दूँगा तो समझा दूँगा। तो ये विभक्त बल है। तो यह अर्धगोले छल्ले के समान होते हैं। यह कुंडली के दोनों ओर जुड़े होते हैं और कुंडली के अर्धगुड़न के साथ ये भी घूर्णित करते हैं। अर्धगुड़न मतलब उसमें आधा घूमना, तो उसके साथ ये भी छल्ले जो हैं वो घूमते हैं। ये देखो ब्रश, उसमें ब्रश वाला स्पेशल पूछा था उसमें। तो ब्रश B1 और B2 दो कार्बन या लचीले धातु की छड़ें होती हैं जो अर्धगोले छल्लों से जुड़े रहते हैं। जो व्यक्त वाले थे ना, जो अर्धगोले जो थे, इनसे जुड़े होते हैं और इनका काम विद्युत धारा को लोड तक ले जाना होता है। लोड मतलब जहाँ पे तुम तार लगा रहे हो, जहाँ पे तुम लोड डाल रहे हैं, कोई भी जैसे पंखा, फ्रिज, जो भी तुम्हें लगाना है वहाँ तक से ले जाना होता है, मतलब करंट को वहाँ से बाहर निकालना होता है। तो जो तुम्हारे उपकरण जो लगा हुआ है वहाँ तक उसमें करंट पहुँचाना होता है। उसके बाद इसका कार्य, तो कार्य कैसे करता है? देखो मान लीजिए एक कुंडली ABCD है, इसका ABCD है। ABCD क्षैतिज अवस्था में है, तो क्षैतिज मतलब एकदम क्षैतिज लेटी हुई अवस्था में। तब कुंडली दक्षिणावर्ती घूम रही है। दक्षिणावर्ती बोले तो क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी घूमती है उसी दिशा में, मतलब ऐसे करके, ये ऐसे करके घूमेगी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमती है, कर रही है। कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। कुंडली का AB भाग ऊपर की तरफ, ये इसका AB भाग ऊपर की तरफ और CD भाग नीचे की ओर, तो ये CD वाला इसका नीचे की ओर चला जाएगा, घूमता है। तो फ्लेमिंग की दक्षिणा हस्त या हाथ के नियम के अनुसार विद्युत कुंडली AB भाग में A और B और CD में C से D तक, तो ABCD दिशा प्रेरित होती है। प्रेरित मतलब उसमें धारा प्रवाहित होती है। प्रेरित विद्युत परिपथ में ब्रश B2 से B1 की ओर। तो जो ब्रश लगी है ना, एक ये है, इसमें एक B1 एक B2 होता है। तो यहाँ इसमें जैसे जो डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव पे, तो ये मान लो तुम्हारा B1 और ये तुम्हारा B2 तो की तरफ जाएगा, तो कुंडली घूम जाती है, तो धारा विरुद्ध दिशा में घूमने लगती है।
अब देखो जैसे मान लो अगर ये कुंडली अगर ऐसे घूम रही है, पहले ही कुंडली ऊपर आई, पहले क्षैतिज दशा में थी तो ए और बी जब ऊपर आई और जी नीचे पहुंच गई, उसके बाद तो इसमें जो धारा फ्लेमिंग के जो है बाएं हाथ है ना उसके हिसाब से तुम निकाल सकते हो। लेकिन जब ये कुंडली घूमेगी तो धारा ना पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। तो इसी वजह से जो धारा है ना, तो जब जैसे मान लो यहाँ से उत्पन्न हो रही है तो धारा जब इधर से इधर जाएगी, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जो जाएगी प्रतिरोध लौट कर वापस जनरेटर में फिर से आ जाएगी। तो ये धारा ना से घूमती रहती है लगातार उसमें। तो ये जनरेटर के सिद्धांत और ये जनरेटर का तमाम पूरी डिटेल रहेगी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें निम्न प्रपत्र में ज्ञात कीजिए। ये प्रपत्र तुम्हें दिया हुआ है, इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है वो देखो। तुल्य प्रतिरोध परिपथ में कुल धारा और ए बी के बीच विभवांतर तुम लोग को ये निकाल लेना। तो ये इसका काम है। तो मैं तुम्हें से दिखा देता हूँ। तो ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया, बिल्कुल सेम चित्र है। देखो मैंने बिल्कुल सेम बनाया हुआ है, ये देखो दिख रहा है। ये दो पत्थर दो ओम के, एक पत्थर तुम्हारे 4 ओम का, ये यहाँ पे बना हुआ है। मैं इसको सॉल्व कर दिखा देता हूँ। तो देखो इसमें करना क्या, पहले पॉइंट में उसने पूछा तुल्य प्रतिरोध मतलब टोटल प्रतिरोध कितना है। तो पहले ये देखो, ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो यहाँ मैंने इनको नाम दे दिया, जो R2 और R3 दे दिया, इस वाले को मैंने R1 दे दिया। तो यहाँ पे मुझे R डैश निकालनी है, मतलब इन दोनों का टोटल वो निकालना है मुझे, ठीक है। तो ये R डैश तो मतलब क्या हो जाएगा इसका R डैश बराबर R2 प्लस R3 हो जाएगी। तो ये R2 और R3 दोनों दो ओम के दिए हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 4 ओम हो जाएगी। अब जब इसका जोड़ने के बाद एक बन जाएगा ना पूरा, तो ये हो गया तुम्हारा 4 ओम का। तो ये वाला और ये वाला R1 वाला ये हो जाएंगे तुम्हारे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला RT 1/RT बराबर RT मतलब टोटल प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में वैल्यू रख देंगे। तो 1/R1 की वैल्यू 4 है, और जो भी निकल गई डैश वाले की ये भी 4 ही आएगी। तो इसका एलसीएम जो लोगे तो 4 ही आएगा। करने के बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा 2/4। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1/RT की निकल के आएगी। तो इसे पलटोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 4/2, 2 से इसे काट दोगे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 2। तो यहाँ पे RT जो टोटल प्रतिरोध है तुम्हारा वो निकल आएगा 2। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट इसमें कुल धारा, तो टोटल धारा इसमें तुम्हें निकाल लेनी है। तो V बराबर IR। तो V तुम्हारी यहाँ पे जो दे रहा था, तुम्हें 2 वोल्टेज दे रहा है पहले से, और R तुम लोगों को निकाल लेना है। अब इसमें R जो टोटल तुम्हारा निकल के आया वो आया तुम्हारा 2, ठीक है। तो ये R यहाँ पर लगा देंगे तो 2 से 2 कट जाएगी, इसकी आ जाएगी 1 एम्पियर। तो धारा इसमें आ गई 1 एम्पियर की। अब उसने स्पेशली पूछा है A और B के बीच में कुल वोल्टेज कितने होंगे। अब इसमें देखो फॉर्मूले लगा के हम यहाँ अगर निकालेंगे ना तो ये गलत निकल के आएगा, क्योंकि देखो यहाँ मैंने लिख दिया इसमें, क्योंकि समांतर क्रम में जो वोल्टेज है वो समान रहते हैं, इसीलिए विभव 2 वोल्टेज रहेगा। तो जो समांतर क्रम में वोल्टेज होते हैं समान होते हैं, इसमें धारा पट जाती है, लेकिन वोल्टेज में समान ही रहते हैं। इस वजह से इसमें टोटल में जो वोल्टेज निकल के आएंगे वो समान ही आएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे मत करना, समांतर क्रम में हो तब, ठीक। अब आगे देखते हैं इसका। तो ये आ गया तुम्हारा खंड खा। तो ये तुम्हारा खंड खा केमिस्ट्री का है। इसमें तुम्हारी साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें तुम्हारा खंड खा ये। तो इसमें देखो पहला बोल रहे अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा। तो वो 7 से कम होता है, 7 पे उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा क्षार वाले होते हैं, लेकिन 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये का इसमें फर्स्ट सही है, इसका फर्स्ट वाला इसका करेक्ट, ठीक है। और ये देखिए यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये इसमें जब निकलती है तो इसमें फिर 2 निकल के आती है इसमें से, ठीक है। यूरेनियम क्या चीज़ है, एक रेडिएक्टिव होता है, उसका सिंबल U और नंबर 92, ये होता है रेडिएक्टिव। इसमें से परावैंगिक बाहर निकलती है इसमें से। बोला निम्नलिखित यौगिकों की संरचना सूत्र बताने तुम लोगों को। तो ये संरचना सूत्र मैं तुम लोगों को बना के दिखा देता हूँ। देखो तो पहला इसका प्रोपेन टू ओल, कौन है इसका प्रोपेन टू ओल। तो प्रोपेन बोले तो देखो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होती है। तो इसमें देखो मैंने बना दिया, ये 3 कार्बन है, 1 2 और ये 3। तो 2 पर लगाना है ओल समूह, मतलब OH समूह तो मैं लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये प्रोपेनोल, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो नोइक अम्ल में आता है COOH आता है। तो यहाँ पे ये मैंने इसका बना दिया। देखो इसमें भी प्रोपेन है, लेकिन इसमें 3 कार्बन है, एक CH3 एक CH और ये COOH वाला, ठीक है। 2 नंबर पे इसमें जोड़ना था मतलब हाइड्रोक्सी समूह भी OH ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 नंबर मैंने ये जोड़ दिया। 1 नंबर पे ये, 2 पे ये और 3 पे ये आ गया, 2 पे, ठीक है। अब आप देखते हैं इसका। बोला कैलामिन से जर्डन का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। 2 नंबर का वैसे ही। तो कैलामिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी जर्डन CO3 से बोलते हैं जिंक नाइट्रेट,
सॉरी जिंक कार्बोनेट बोलते हैं इसे। तो अब इसका जो उत्पादन करना होता है तो क्या करते हैं, तो उच्च ताप पे इसमें गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा इसका ZnO और इसकी हो जाएगी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात तो यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ है इसमें, तो इसमें ना 4 स्टेप होते हैं। तो ये पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसका करेंगे हम सांद्रण। पहले स्टेप में करते हैं इसका सांद्रण, और सांद्रण करते हैं हम झाग पिलवन विधि के द्वारा। इस विधि में क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, उस टैंक में हम चीड़ का तेल डाल देंगे और ये तुम्हारा कैलामाइन है डाल देंगे, इसमें गर्म हवा प्रवाहित करेंगे, इसमें झाग बन बन के बाहर निकल आएगा तो सांद्रित हो जाएगा। इसे लेंगे तो हमें इसका सांद्रण करेंगे। सांद्रण करने के बाद इसका करेंगे हम भर्जन, और भर्जन करेंगे हम परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी भट्टी के अंदर हमसे डाल देंगे। तो डालने के बाद इसमें क्या होगा, देखो जब ये हीट होगा यहाँ पे उच्च ताप पे, बहुत हैवी टेम्परेचर होता है इसका, तो इसे गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद ये ZnO और CO2 में चेंज हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम अपक्षयन ZnO का, जो सांद्रित अयस्क निकल के आया परावर्तनी भट्टी के बाद में, तो भर्जित करने के बाद में जो अयस्क बन के आएगा हमारा ZnO, इसका करेंगे अपक्षयन। तो अपक्षयन कैसे कराएंगे, तो अपक्षयन प्लस कॉक मतलब कोयला मिला देंगे इसमें, इसके बन जाएंगे गोले। गोले बनने के बाद करेंगे इसे डाल देंगे खड़े रिटार्ट में। तो खड़ा रिटार्ट ये होता है, जब इसमें हम डाल देंगे तो इस भट्टी, ये एक प्रकार की भट्टी होती है, यहाँ से ख़राब गैसें निकलेंगी और यहाँ से हम जो प्रोड्यूसर गैस होती हैं वो यहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है, इसमें हीट होता है बड़ी काफ़ी तेज़ी से, और इसमें यहाँ करंट लगाते हैं, करंट के द्वारा से यहाँ पर जैसे गर्म किए जाते हैं, तो इसमें से ये बाहर निकल के आता है। यहाँ से बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब बेकार की चीज़ें निकल के आएंगी और जो तुम्हारी धातु वो यहाँ से निकल आएगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, देखो ये कॉइल मिला दी हमने, तो ZnO प्लस की इसमें जब रिएक्शन बनेगी इसकी ZnO और CO2 बन जाएगी। तो यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा उसका कराएंगे हम शोधन, और शोधन कराएंगे विद्युत शोधन द्वारा, मतलब इसमें करंट लगा के इसे शुद्ध कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से। अब इसके बाद आता है ये आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या चीज़ है, तो आधुनिक आवर्त नियम वो है कि इसका चित्र रह जाता थोड़ा ही। देखो ये तुम्हारी चुंबक है, चुंबक में एक कुंडली लगी है ABCD, इसमें जो बलें लगी हैं एक ये रही एक ये वाली, तो ये S1 और ये S2, यहाँ पे कार्बन की छड़ लगी हैं, इसे बोलते हैं ब्रश। तो ये जब कुंडली घूमती है, घूमने क्षेत्र में तुम बता दिए, बस केवल तुम चित्र समझाना था मुझे। ठीक है, यहाँ से ब्रश से ये परपत तुम्हारा जड़ा हुआ जहाँ पे करंट जो आने वाला है, इसके दो तार निकले होते हैं, एक तार यहाँ से निकलेगा और एक तार यहाँ से निकलेगा। इन तार में हम जो हमें करंट लगाना है या हमें जो चीज़ चलानी है उसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, हाँ तो अभी हम वापस इस पर लौट के आते हैं अपने पे। क्या था वो क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये रहा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या चीज़ है, तो आधुनिक आवर्त नियम कुछ नहीं, बस यही है कि जो मेंडलीफ ने जो आधुनिक नियम दिया था वही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मेंडलीफ ने बोला था हमसे जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है या उनके जो मूल गुण है ना वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। तो इसमें लिखना भी तुम्हें यही है, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के समानुपाती होते हैं। तो ये तुम लोग लिखना, जल्दी में राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है, तो ये तुम लोग लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये बोला लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण भी दीजिए। लिथियम तथा मैग्नीशियम के उदाहरण द्वारा विकट संबंध को समझाना। तो विकट संबंध हो गया दूसरे आवर्त में जो आता है लिथियम आता है, तीसरे आवर्त में यहाँ पे आता है मैग्नीशियम। तो ये विकट संबंध ऐसे करके दर्शाते हैं। तो उसमें बोला कि इसमें बताना है कि उसके समान गुण कौन कौन से होते हैं। तो समान गुण में क्या होता है कि जब Li पॉजिटिव की जब त्रिज्या तुम नापोगे और Mg की जब त्रिज्या तुम नापोगे तो ये लगभग सेम ही बैठती हैं, और इनका जो ध्रुवीय जो गुण होता है वो भी एकदम लगभग समान ही होता है। इस वजह से ये विकट संबंध गुण यहाँ से दर्शा देते हैं। तो इसमें ये लिख देना तुम लोगों को कि लिथियम और मैग्नीशियम आयन की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और इनकी जो पोलरिटी मतलब ध्रुवीय गुण जो होता है वो भी इनका लगभग समान होता है, इसीलिए से सिद्ध होता है ये विकट संबंध गुण दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ बतानी है, उसके रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो देखो उसकी पहली विधि ये है, यहाँ पे मैंने दोनों इसमें लिख दिए। तो पहली विधि में क्या करना है तुम लोगों को, उसमें ये लिखना है, पहले विधि में हरी डालना फर्स्ट वाली, तो मतलब लिख देना प्रथम विधि। उसमें क्या करोगे कि सोडियम कार्बोनेट की अपक्रिया कार्बन
सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड बर्बाद की जाती है और ये अपक्रिया जल की उपस्थिति में की जाती है, तो इससे तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो ये इसमें तुम्हारी पहली विधि रहेगी। इसकी रिएक्शन ये हो जाएगी Na2CO3 + CO2 + H2O। तो यहाँ पे जो बन जाएगी ये तुम्हारे बन के यहाँ से बाहर निकल आएगा, ठीक है। दूसरी विधि में क्या करना है इसमें कि NH3 है, NH3 मतलब अमोनिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करनी है, वो भी NaCl के जली विलयन में। जली विलयन जो होगा वो ठंडा रहेगा और ठंडे से ही ये अपक्रिया करेगा, तो ये बन के तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा NaHCO3। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रियात्मक समूह को समझना। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? तो क्रियात्मक समूह देखो, किसी अणु में उपस्थित परमाणु व बंधों का समूह होता है। क्या चीज़? क्रियात्मक जो समूह है तो उसकी परिभाषा है। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणु व बंधों का समूह होता है जो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो कार्बनिक यौगिक के जो गुण होते हैं वो यही निर्धारण करता है, जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कॉपर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र। तो कॉपर का एक अयस्क लिख देना कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड फॉर्मूला होता है CuFeS2, ये फॉर्मूला इसका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 8वें में देखो सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो सजातीय श्रेणी देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट में लिख दिया है, ये 8वें का तुम्हारा फर्स्ट श्रेणी। विभिन्न एल्कीन व एल्काइनों में से जब समान प्रकृति वाले क्रियात्मक समूह H को यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं तो इनको एक श्रेणी में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम समजातीय श्रेणी, ठीक है। तो उसी का नाम होता है यहाँ पे समजातीय श्रेणी। उसके बाद देखते हैं कौन सा है, कार्बनिक की चतुर्संयोजकता को बताना है। तो कार्बन की चतुर्संयोजकता का मतलब ये है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, तो वो बताना है कि इसकी सारी संयोजकता क्यों होती है। तो इसमें मैंने लिख दिया, देखो कार्बन परमाणु का नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 4 होती है। अब ये 4 क्यों होती है? तो देखिए अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक परमाणु चाहता है अपने कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करना, इसीलिए इसे 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसकी संयोजकता बन जाती है 4। अर्थात कार्बन 4 बंध बनाता है। क्योंकि 4 बंध बना इसलिए रहा क्योंकि उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि स्टेबल मैं हो जाऊँ। कार्बन मतलब चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, इस वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोलता है साबुनीकरण। तो साबुनीकरण का मतलब यह है जिस विधि में साबुन बनता है उसे बोलते हैं साबुनीकरण। तो साबुन कब बनता है वो भी देख लो कि वसा व क्षार की जब अपक्रिया कराई जाती है तो साबुन व ग्लिसरीन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अपक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इधर। अब देखो इसमें अथवा वाला है वो दे रहे, मैंने इसमें सारे कराए, अथवा बिना अथवा सारे कराए, ठीक है। ये अथवा वाला है तुम्हारा। बोला क्या होता है जबकि केवल रासायनिक अपक्रिया तुम्हें लिखनी है। तो मैथेन का दहन मतलब मैथेन को जब जलाओगे मैथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जलेगा। तो देखो ये मैथेन और उसमें अपक्रिया करा दी O2 से, तो उसका बन जाएगा CO2 + H2। तो ये रिएक्शन तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा है ये रहा एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल से अपक्रिया करानी। तो एथिल अल्कोहल तो देखो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, कहाँ गया ये रहा एथिल अल्कोहल, इसकी अपक्रिया करें एसिटिक अम्ल से और ये बन जाएगा तुम्हारे यहाँ पे एस्टर और साथ में बन के आता है जल H2O, ठीक है। ये तुम्हारे साथ में यहाँ पे H2 बन के इधर आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो नेक्स्ट है इसका एथेनॉइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया। तो एथेनॉइक अम्ल ये रहा, अपक्रिया करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कराने के बाद क्या होगा, जो H है ना यहाँ से इसमें से वाटर बन के बाहर ले जाता है। तो इसमें क्या होता है कि Na इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो तो इसमें से जो H और इसकी OH ये निकल जाएगी बाहर, तो इसका बन जाएगा H2, बचेगा CH3CO यहाँ पे आ गया। ये वाला जो O बचेगा ना वो ये आ गया, यहाँ से जो Na बचेगा वो H की जगह पे आ जाएगा, बचेगा इसका H2O फरार यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या बनता है इसका एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करते हैं। तो एथेनॉइक अम्ल कर रहा है इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो मैंने इसकी इसमें रिएक्शन लिख नहीं पाई, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इसमें यहाँ तो मैं कर देता हूँ, देखो CH3COOH इसकी अपक्रिया करानी तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो कराने के बाद क्या होगा, इसमें से वाटर तो मैं बाहर निकालना है, जी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे ये आ जाएगा, इसका बन जाएगा CH3COONA और +H2O, ये बन के तुम्हारे यहाँ पे तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें छूट गई थी बाई मिस्टेक,
तो अब इसमें क्या है, एथेनॉल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करानी है। तो एथेनॉल की करानी है और एथेनॉल ना अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग अभिक्रियाएँ देते हैं। तो देखो इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बन जाएगा इसका ये। और जब 140 पे कराएंगे तो फिर इसका ये बनेगा, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। और इसकी जब कराएंगे यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस पे तो ये बनता है यहाँ पे एथीन। तो यहाँ से वाटर सीधा बाहर निकल के चला जाता है। उसके बाद आते हैं खंड ग में। खंड ग में देखो यहाँ पे खंड ग जीरा, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, वो जल संवहन के लिए होता है। और मस्तिष्क उत्तरदायी होता है ये सभी काम के लिए, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, मतलब इसका ये सभी सही हो जाएगा इसका। तो परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं परागकोश में। तो समजात अंगों का उदाहरण बताना है, तो समजात अंगों का उदाहरण ये हमारे हाथ और कुत्ते के आगे वाले जो पैर होते हैं। समजात का मतलब समान प्रकृति के, लगभग समान दिखते हों, वो उनकी बात होती है समजात की। तो स्वपोषी पोषण क्या है और उदाहरण संक्षेप में बताना है हमें, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण क्या है तो उसका मैं तुम्हें अभी बता दूँ, चलो ठीक है। देखो स्वपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण के अंदर आते हैं तुम्हारे पेड़ पौधे। तो जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब ये होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो उदाहरण देकर संक्षेप में बताना है इसका। उदाहरण तुम लोग लिख दो, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं तो जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है मस्तिष्क कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। उसके बाद बोला अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होता है। तो इसमें जो कौन से भाग से नियंत्रित होता है ये तुम लोग बताओ। इसमें होता है पौंस भाग। तो ये पौंस भाग जो आता है वो अग्र मस्तिष्क के हिस्से में आता है। तो इसमें तुम लिख देना अग्र मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है वही इनको कंट्रोल में करता है। तो इसमें पौंस होता है, स्पेशली इसका नाम बता देना कि जो पौंस है और उसका नियंत्रण करता है। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का क्षेत्रफल। तो इसका जो फोटो मैं तुम्हें दे दूँगा, इसमें चित्र बनाना है ओनली, तो फोटो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम लोग देख लेना आराम से, वो तुम चित्र बनाना है ओनली। मेंडल के प्रभावी नियम से आप क्या समझते हैं। द्विसंकर के चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो देखो मेंडल के जो नियम है ना, प्रभाविता का नियम क्या है। मेंडल ने बोला था, एक बार तुम इसे अच्छे से लिख लो, मैं बोले दे रहा हूँ। तो मेंडल ने बोला था, देखो इसमें क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार 2 या 2 से अधिक लक्षण एक ही कोशिका में हो सकते हैं, लेकिन ये कभी भी मिश्रित नहीं होते हैं। समान प्रकृति के लक्षण प्रकट होने पर या समान प्रकृति के गुणसूत्र आने पर ये खुद को स्पष्ट कर देते हैं, ये अपने आप को दर्शा देते हैं। और इसमें देखो क्या होता है कि प्रभाविता का नियम ये होता है कि जैसे एक कोशिका के अंदर 2 लक्षण है। चलो मैं इसे तुम्हें लिख देता हूँ, तो अगर दिखने दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो लिखना है, इस नियम के अनुसार एक कोशिका में 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले जीन हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक लक्षण खुद को व्यक्त कर देता है तथा दूसरा नहीं कर पाता। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इसमें देखो तुम्हें मैं दिखाई दूँ चित्र बना के। एक मटर का पौधा लिया था उन्होंने, इसमें ये और एक लिया था, ये था लंबा वाला और ये था बौना वाला, ठीक है। तो जब इनके जो उन्होंने बीज लिए तो इसमें क्या होगा कि जो लक्षण है, देखो यहाँ पे कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, स्मॉल टी और ये स्मॉल टी।
इनका जब क्रॉसिंग कराई, इसका इससे कराई, बनेगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और इसमें जी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें लक्षण दोनों के हैं, जो कैपिटल टी वाले वो लंबे के हैं, स्मॉल टी वाले बौने के हैं। इनमें देखो लक्षण दोनों के हैं, लंबे के भी और बौने के भी, बट ये सबके सब पौधे कैसे थे, सबके सब लंबे थे। तो उन्होंने फिर इनके बाद में क्या करा था कि इनके जो लक्षण है, मतलब इनका क्रॉसिंग कराई शुद्ध बौने शुद्ध और लंबे के बीच में क्रॉसिंग कराने के बाद में जो पौधे बन के आए इन्हें बोलते हैं अशुद्ध लंबे। जब इनकी क्रॉसिंग कराई और फिर इनके जो मटर लिए उन्होंने, तो इन्होंने क्या करा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जो करा के दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब इसका इससे क्रॉसिंग होगी तो कैपिटल टी बनेगा, ये बनेंगे लंबे। इसकी जब इससे कराई तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये बनेंगे अशुद्ध लंबे। है तो लंबे लेकिन कैसे हैं, ये अशुद्ध लंबे, ठीक है। इसकी जब इससे कराओगे तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये भी कैसे बनेंगे, अशुद्ध लंबे। और इसके जब इससे करेंगे तो ये बनेंगे स्मॉल टी से बनेंगे बौने। तो देखो लक्षण मिश्रित नहीं हुए, लेकिन जब समान प्रकृति के जब कारक आ गए वहाँ पे, तो इन्होंने अपने आप को व्यक्त कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे बौने भी आ चुके हैं, बौने पौधे भी यहाँ पे बन चुके हैं। इसमें तुम्हें यही लिखना है, एक कोशिका में अनेक गुणसूत्र हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लक्षण अपने आप को व्यक्त कर देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो व्यक्त कर देते हैं उनको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें जीवाश्म क्या है, तो जीवाश्म क्या है, जैसे जो जीव मर जाते हैं, जो जीव मर जाते हैं वो पत्थर में, बर्फ़ वगैरह में या पानी वगैरह में जो दब के रह जाते हैं, तो उनकी सालों बाद, कई सालों बाद जो उनके अंश मिलते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं जीवाश्म, मतलब जीवों के अंश। इन्हीं के द्वारा हम जीवों को पता कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें डायनासोर वगैरह के भी वो कंकाल वगैरह मिले थे, तो उन्हीं को हम जीवाश्म बोलते हैं। इसमें तुम्हें ऐसे ही लिख देना कि जब कोई जीव हज़ारों साल पहले मर जाते हैं और वह पत्थरों में और चट्टानों में, बारिश पानी वगैरह में जब दब जाते हैं, तो उनके जो हमें अंश मिलते हैं, जो उनके कुछ शेष रह जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जीवाश्म। कायिक प्रवर्धन कैसे कहते हैं, तो किसी जीव का हिस्सा यानी इसका शरीर का भाग काट करके बो दी जाता है, तो उसे नया जो जीव उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे कि आलू है, देखो बोला इस विधि का उदाहरण सही, तो देखो तो उदाहरण में बता दें हम, आलू है, आलू को जब काटेंगे बो देंगे खेत में, तो उससे नया आलू उगाएगा, तो ये कायिक प्रवर्धन होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे जो जीव होते हैं, जैसे गन्ना है, गन्ने की पोई काट दी और लगा दी थी खेत में, तो लगाने के बाद क्या होगा, जो लक्षण मतलब नया पौधा समाज से उत्पन्न हो जाता है। तो ठीक है, तो ये विधि तुम्हारी होगी। एटीपी क्या है, एटीपी तुम्हें लिख देना है, एटीपी शरीर की ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम आती है, मतलब ये ऊर्जा कारक होती है, जो ऊर्जा देती है अपने शरीर को। तो इसे शरीर का एक पैसे बोल सकते हैं, एक प्रकार से इसे मुद्रा बोलते हैं, इसे बोलते हैं शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। इसका निर्माण किस प्रकार होता है, तो इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के जलने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसके उपयोग क्या है, इसका उपयोग यही है कि प्रत्येक अंग को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। देखो आगे, तो प्रदूषण क्या है, प्रदूषण मतलब बुरा प्रभाव पड़ना। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जब गंदगी वगैरह फैलाते हैं उन्हीं को प्रदूषण कहते हैं। इसमें यही लिखना है कि अगर हम किसी भी चीज़ की जल में, मिट्टी में या वायु में अगर हम गंदगी उत्पन्न करते हैं, उसी को प्रदूषण कहते हैं। गंगा का प्रदूषण आज भी भीषण समस्या है, भीषण मतलब बहुत भयंकर समस्या है। इसको रोकने के लिए क्या क्या विधियाँ अपनाई जानी चाहिए, इसके लेख लिखिए। इसमें तुम लोग को बताना है गंगा का जो प्रदूषण है, मतलब गंगा जो दूषित हो रही है वो क्यों हो रही है, और उसे हम रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें तुम लोग लिख सकते हो कि इसे हम रोकने के लिए निम्न प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 इसमें कर देना है, जल को शुद्ध रखना, या उसमें गंदगी कम फैलाना, उसमें लाश वगैरह ना डालना, और उसमें पशु वगैरह को ना नहलाना, उसमें गंदगी वगैरह ना डालना, कपड़े वगैरह ना धोना, नहाना, ये मतलब बहुत सारी समस्या तुम लोग अपने पास से इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, एक लेख लिखिए। तो वन संपदा मतलब वनों को लगाना, तो ये सही बात है, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें लगानी चाहिए वन वगैरह को। इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, संरक्षण इसका ऐसे किया जा सकता है कि जहाँ पे खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे मतलब पेड़ पहले से मर चुके हैं, खाली जगह हो चुकी है, वहाँ पे नए पौधे लगाए जाएँ, और गंदगी वगैरह कम फैलाई जाए, और अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसे आराम से लिख सकते हो, आराम से, काफ़ी बड़ा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे पेपर से सॉल्व हो चुका है। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर जरूर करें, इसके सब लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और सबका फ़ायदा हो पाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, बाय।